नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है पीएससी अड्डा पर। और आज हम चर्चा करेंगे 2014 के दूसरे प्रश्न के बारे में। जो हम अभी चर्चा कर रहे हैं वो 6 और 5th मार्क के रूप में है। और नए सिलेबस के हिसाब से 5 और 6 मार्क में थोड़ा डिफरेंस आया है कि जो 6 मार्क से पहले आते थे पुराने सिलेबस में, उसमें आपको 100 शब्द लिखने होते थे, और नए के हिसाब से आए 5 मार्क में तो आपको वहाँ पर लिखने 50 शब्द। तो ये जितने भी उत्तर है, हालांकि मेरे 100 शब्द में है, लेकिन फिर भी मैं आपको इन शॉर्ट बता भी दूंगा कि अगर 50 में आए तो इसे कैसे लिखना है। तो प्रश्न था यहाँ पर कि जेट स्ट्रीम व अल नीनो का मानसून के संदर्भ में आपको विवेचना करनी थी। अब देखिए यहाँ पर अगर हम जब पूरा पढ़ेंगे तो हालांकि यहाँ पर ये नहीं कहा कि भारत के मानसून के संदर्भ विवेचना करनी है, विश्व मानसून के संदर्भ में, लेकिन मोस्टली जो बात करेंगे हम यहाँ पर भारत के संदर्भ में ही बात करेंगे, क्योंकि जेट स्ट्रीम का भारत पर ज़्यादा प्रभाव है और हालांकि अल नीनो का वैश्विक और भारत दोनों पर प्रभाव है, तो यहाँ पर हम उसको दोनों रूप में अच्छे से समझ लेंगे। चलिए तो फिर शुरुआत करते हैं, लेकिन एक बात पहले ध्यान रखिएगा कि आपको जेट स्ट्रीम और अल नीनो इनके बारे में अच्छा सा नॉलेज होना चाहिए, तभी जाकर आप ये आंसर लिख पाएंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं यहाँ पर, और 100 शब्दों में लिखना है, इसलिए इन शॉर्ट हम इसको लिखना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर पहला है कि जेट स्ट्रीम और अल नीनो वैश्विक एवं भारतीय मानसून को अत्यधिक प्रभावित करते हैं, और भारत के संदर्भ में जेट स्ट्रीम प्रतिवर्ष और अल नीनो 8 से 10 वर्षों के अंतराल में भारतीय मानसून को प्रभावित करते हैं। तो ये भूमिका के रूप में इन शॉर्ट लिख दिया है कि जेट स्ट्रीम तो लगभग प्रतिवर्ष प्रभावित करता है, और अल नीनो का जो चलता है क्राइटेरिया वो लगभग 8 से 10 वर्षों का यहाँ पर होता है। तो अब हम यहाँ पर जो आगे हैं उसमें हम जेट स्ट्रीम और अल नीनो के बारे में बता देंगे भारतीय मानसून पर क्या प्रभाव है। जेट स्ट्रीम का तो मोस्टली भारतीय मानसून पर ही होता है। तो जेट स्ट्रीम से भारतीय मानसून शीत एवं ग्रीष्म दोनों ऋतु प्रभावित करता है, ठीक है। हालांकि मोस्टली आपको पता होगा शीत, लेकिन ग्रीष्म ऋतु भी ये प्रभावित करता है, तो दोनों रूप में हमें यहाँ लिखना होगा। तो पहले पॉइंट में हम यहाँ पर लिख देंगे जेट स्ट्रीम की दिशा पश्चिम से पूर्व होती है, जो शीतकाल में भूमध्य सागर की नमी ग्रहित कर भारतीय उपमहाद्वीप में दिसंबर फरवरी में वर्षा करती है, जिसे भारत में मावठ कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो अक्सर शीतकाल में जो वर्षा होती है भारत के अंतर्गत, वो जेट स्ट्रीम से होती है। पश्चिमी विक्षोभ भी उस दौरान निर्मित होते हैं, उससे भारत में शीतकाल के दौरान वर्षा होती है, तो उसे मावठ कहते हैं। तो ये हमने शीतकाल में जो जेट स्ट्रीम पर प्रभाव होते हैं वो फर्स्ट पॉइंट में हमने यहाँ एक्सप्लेन कर दिया है। देन उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है उसमें हम ग्रीष्म काल में क्या प्रभाव करता है वो हम यहाँ पर बता देंगे। तो ग्रीष्म काल में जेट स्ट्रीम उष्ण पवनों के साथ वायुमंडल के ऊपरी छोर में बहती है और अरब सागर पर उच्च वायुदाब निर्मित करती है, जिससे दक्षिण पश्चिम मानसून को भारत की ओर रुख करता है। ये शायद हो सकता है बहुत सारा कोई जानकारी ना हो। तो देखिए जेट स्ट्रीम क्या होता है कि ग्रीष्म काल में थोड़ा सा जो ऊपर उड़ता है, इसकी पट्टी थोड़ा सा दक्षिण की ओर खिसक जाती है, और लगभग वो क्या करता है कि आपका जो अरब सागर वगैरह का जो क्षेत्र है या यहाँ से थोड़ा स्थलीय क्षेत्र, वहाँ पर क्या करता है हाई प्रेशर क्रिएट करता है। अरब सागर में हाई प्रेशर क्रिएट करता है, तो आपका जो जमीनी स्तर है वहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, फिर हवा भारत के स्थलीय भाग की ओर चलने लगती है। तो ग्रीष्म काल का जो है वो दक्षिण पश्चिम मानसून जो है उसको भारत की ओर लाने में भी काफ़ी योगदान होता है। देन अब हम बात करेंगे अल नीनो को लेकर कि अल नीनो का क्या प्रभाव है। तो अल नीनो जो है 8 से 10 वर्षों के अंतराल में पूर्वी प्रशांत महासागर में हम्बोल्ट धारा के तापमान परिवर्तन से घटित एक घटना है ना। हम्बोल्ट की जो धारा है या पेरू की धारा है, जो दक्षिण अमेरिका के आपके पश्चिमी तट पर बहती है, वो वाला क्षेत्र है, जिसमें यदि पेरू धारा है ना, पेरू मतलब हम्बोल्ट धारा दोनों एक ही है, जिसमें यदि पेरू ठंडी धारा का तापमान अचानक बढ़ जाए तो भारतीय उपमहाद्वीप का उच्च दाब प्रशांत महासागर के मुकाबले कम हो जाता है और भारत में क्या होता है, सूखा की स्थिति निर्मित होती है। ये बात क्लियर याद रखें कि अल नीनो भारत में सूखा इलाका है, ये क्लियर है। देन इसके अलावा एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है मोस्टली, वो ये कि यहाँ पर होता क्या है कि जब अल नीनो आता है तो जो पेरू है, पेरू की धारा का तापमान अचानक बढ़ जाता है। जब अचानक बढ़ता है तो यहाँ का लो प्रेशर प्रशांत महासागर के लो प्रेशर से थोड़ा ज्यादा हो जाता है, तो अधिकांश वर्षा सारी यहीं हो जाती। इस कारण से क्या होता है, सूखा की स्थिति निर्मित हो जाती। अब ये यहाँ पर लिखने के बाद एक डायग्राम हम बना सकते हैं। डायग्राम हालांकि इसको बनाने में लगभग अगर आप 10 से 25 सेकंड के आसपास ले पा रहे हैं तो ही बेहतर होगा, वरना फिर क्या होगी, समस्या हो जाएगी। हालांकि स्पीडली बनना चाहिए। तो ये अल नीनो का डायग्राम है, दोनों को हमें बनाना पड़ेगा यहाँ पर। और मैंने आपसे कहा भी है कि जियोग्राफी में बिना डायग्राम के तो कोई काम
होगा नहीं। तो एल नीनो का डायग्राम है कि यहाँ पर जो चलने वाली है पेरू जल धाराएं हमेशा रहती तो ठंडी है, लेकिन उस दौरान कुछ समुद्री प्रतिक्रिया होती है, गर्म हो जाती है और यहाँ से वाष्पीकरण होता है और ज़्यादा वर्षा क्या होती है इसी क्षेत्र में हो जाती है और इस इलाके में अत्यधिक वर्षा होती है। और जब ये धारा ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाती है तो यहाँ वाले इलाके में कम बारिश होती है और इधर ही फिर ऑस्ट्रेलिया से थोड़ा और इधर की ओर चलते हैं तो आपका भारत आता है। तो भारत के संदर्भ में फिर यहाँ पर बारिश आती ही नहीं है, या कि जो आपकी नमी वाली युक्त वायु है वो बहुत कम हो जाती है। तो ये एल नीनो के संदर्भ में हमने बता दिया है। देन उसके बाद में ये जेट स्ट्रीम का हमने बता दिया कि शीतकाल में ये इस ओर बहती है और ग्रीष्मकाल में थोड़ी सी नीचे की ओर खिसक जाती है। जब आप ये डायग्राम बना देंगे, ठीक है, तो आपका आंसर गुड से वेरी गुड वाली कंडीशन में पहुंच जाएगा। तो इस बात का खास ध्यान रखना है कि डायग्राम आप जरूर बनाएं। चलिए अब चर्चा करते हैं, अगर ये 50 में आता तो आप इसे कैसे लिखते हैं। देखिए 50 में आता तो शायद आपको ये चीज लिखने की कोई जरूरत है नहीं, ठीक है। 50 में जब चर्चा करेंगे तो ये फिर आपको छोड़ देना चाहिए। यहाँ पर इसका क्या होगा, आपको डायरेक्ट पॉइंट बनाकर लिखना था। 50 में अगर आता, मैं बता रहा हूँ 50 शब्दों में, फिर आपको क्या करना था, ये फर्स्ट और सेकेंड पॉइंट दो अलग ना बनाकर इसको थोड़ा सा मिक्सर करके ये जितना बड़ा पॉइंट है इतने बड़े पॉइंट में दोनों बातें आ जानी चाहिए थी। और देन उसके बाद में आपका जो एल नीनो वाला है, ठीक है, ये वाला भी आ जाना चाहिए था। तो लगभग हम 50-60 के आसपास पहुंच जाते, कोई दिक्कत होती नहीं। और डायग्राम के तो नंबर जो शब्द हैं वो तो काउंट होते नहीं है, तो आप डायग्राम तो बना सकते थे। तो इस बात का खास ध्यान रखें, जो नए बच्चे 50 में आपको कैसा लिखना है, कम करना आना चाहिए। हालांकि जब ज्यादा पढ़ेंगे तो आप कम लिख पाएंगे, है ना, जानकारी भी होना चाहिए, उस बात का भी आप खास ध्यान रखें। चलिए साथियों, तो आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। कल हम हाजिर होंगे तीसरे प्रश्न के साथ में, और ये सारे प्रश्न आपको मिल रहे हैं तो आप इन्हें पहले लिख लीजिए और आंसर चेक करने के लिए रोजाना रात 9 बजे, ठीक है, पीएस अड्डा पर आप सभी उपस्थित हो जाया करें। चलिए साथियों, तो मैं आपका दोस्त भूपेंद्र सिंह चंद्रावत वर्तमान में विदा लेता हूँ। धन्यवाद।